हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, और इसे हम कहेंगे फॉरेन पॉलिसी। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन से इसे पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर नंबर 89। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ मैंने एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के हर एक चैप्टर को यहाँ पे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स के फॉर्मेट में बनाए हैं, जिससे कि आप कीवर्ड देख के ही सारी चीज़ें रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फॉरेन पॉलिसी ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू जाके हमारी इंडिया मैनेज करती है अपने खुद के रिलेशंस विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, जिससे कि हम हमारे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट कर सके, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट कर सके। तो समझ में आया आपको फॉरेन पॉलिसी क्या है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें ये सारे डायमेंशंस आते हैं। अब एग्जांपल देती हूँ आपको नेशनल इंटरेस्ट के, जैसे कि हमारी कंट्री की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, ये बन जाता है एक नेशनल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस जो हमारे ट्रेड रिलेशंस है, इंडिया और ईरान के ट्रेड रिलेशंस ले लीजिए, इंडिया यूएसए के ट्रेड रिलेशंस ले लीजिए, समझ में आ रहा है आपको, इंडिया और इजराइल के ट्रेड रिलेशंस ले लीजिए। तो ये हो गया हमारे नेशनल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल। प्लस इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है वो। तो अगर आपको फैक्टर डिटरमाइन करना है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, तो इसमें सबसे पहले इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में आती है जियोग्राफी, इंडिया का लोकेशन कैसा है, नेबरहुड कैसा है। नेबरहुड की अगर हम बात करें तो चाइना है हमारे पड़ोसी, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, राइट। फिर हमारे यहाँ पे तीनों जगह से इंडियन ओशन है, एक्सेट्रा। ये सब आता है ज्योग्राफी में। फिर बात आती है यहाँ पे हिस्ट्री और ट्रेडिशन की, जिसमें इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये क्या क्या चीज़ें प्रमोट करती है। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखो तो पूरा मतलब नाम ही लिखा हुआ है इंडिया एज अ फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसमें आप देखते हो कि पीस प्रमोट हुआ है, एंटी कॉलोनियलिज्म प्रमोट हुआ है, कोऑपरेशन प्रमोट हुआ है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती है। फिर जब हम सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं तब इंडिया ये डाइवर्स और डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। ये प्रमोट करता है इक्वलिटी और कोऑपरेशन। तो ये भी एक क्या तरह से इन्फ्लुएंस करता है हमारे फॉरेन पॉलिसी को। फिर बाद में आती है पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम में आप बोल सकते हो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि देखो, हम जब इंडिया की बात करते हैं तो ये एक डेमोक्रेसी है। अब फॉरेन पॉलिसी इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। तो हम अगर कोई भी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो इसमें ये चीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज उस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आया। फिर बात आती है यहाँ पे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की, जहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशंस, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। अब कहीं पे वॉर हो जाती है, अभी देखो वॉर चल रही है इजराइल ईरान यूएसए इन सब के बीच। फिर यहाँ पे टेररिज्म हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। तो ये बातें यहाँ पे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आ जाती है। फिर हमारा खुद का इकोनॉमिक पोजीशन, जिसमें देखो ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है, फिर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इकोनॉमिक पोजीशन में आ जाता है। अब ट्रेड इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलिट्री स्ट्रैटेजी देख लो, जिसमें हम डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब डिफेंस कैपेबिलिटी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है डिप्लोमेटिक डिसीजंस को बहुत बार। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये जो आपको फैक्टर्स बता रही हूँ ना मैं, इसको आप एक्सपांड कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। ये आपका चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि ये जो कीवर्ड्स आपको दिए हुए हैं ना, ये कीवर्ड्स आपके टिप पे होने चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशंस दिखाता है। ये आपके जो एक कोई पॉइंट होता है उसे ब्रॉड करता है। समझ में आया। आप हर एक डायमेंशन को यहाँ पे चूज कर रहे हो, इसलिए ये जो पॉइंट्स है ये इजी लग रहे हैं, राइट। इट इज इजी इंग्लिश, पर ये आपके टिप पे होने चाहिए और इसको फिर आप एक्सपांड करोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। दैट इज हाउ यू थिंक मल्टी डायमेंशनली। फाइन। अब हम यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ तो हमने देख ली, फिर यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन भी तो होता है, ये भी तो इन्फ्लुएंस करता है। इंडियन सिटीजन्स के व्यूज क्या है, मीडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे समझ में आया। फिर यहाँ पे लीडरशिप का भी रोल आता है। लीडरशिप जैसे कि एग्जांपल अगर दूं मैं आपको, तो जवाहरलाल नेहरू जी का एग्जांपल दे लो। उन्होंने स्ट्रांगली उस टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है। समझ में आया। तो
एग्जाम्पल के लिए अगर बताओ तो नैम देख लो, सिंपल नैम है, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट, कितना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस हुआ था ऑन पर्टिकुलरली ऑन द फॉरेन पॉलिसी। इस एग्जाम्पल से आई थिंक अगर अब आपको चीज़ें ईजी हो गई होगी समझने में। अब देखो, हमको प्रिंसिपल्स देखने हैं। ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। इसमें भी आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स है उसको पकड़ना है, उसको याद करना है। ये आपके टिप पे होना चाहिए, प्लस उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसके थोड़ा सा आपको देखो, आंसर को एनालिटिकल होना चाहिए, आंसर को मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, और आंसर में एग्जाम्पल्स तो होने ही चाहिए, राइट। इसी तरह से जब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं किसी भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, उसमें आपको एक तो आप यहाँ पे कीवर्ड देखोगे, उसे एक्सप्लेन करोगे जल्दी से और एग्जाम्पल दोगे। अब यहाँ पे बोला गया है प्रिंसिपल्स में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कि हमको प्रमोट करना है वर्ल्ड पीस। अब वर्ल्ड पीस में क्या है, इंडिया इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को यहाँ पे प्रमोट करता है। अब इसके लिए अब याद करो, इंटरलिंक करो चीज़ों को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी यहाँ पे है। आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डीपीएसपी देखा था बहुत अच्छे से, और मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स दी थी याद करने की, राइट। अब इसमें आता है हमारा आर्टिकल नंबर 51 डीपीएसपी का, जो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करोगे, आप ऑनरेबल और जस्ट रिलेशंस रखोगे अलग अलग नेशन के बीच, आप अपनी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज़ को रिस्पेक्ट करोगे, पीसफुल सेटलमेंट हो जाए इसको आप एनकरेज करोगे, ठीक है। डिस्प्यूट्स आप क्रिएट नहीं करोगे अपने आप से। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड पीस में पर्टिकुलरली आर्टिकल 51 में आती है। रीज़न क्या है, पीस इज़ नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इंडिया ये बात समझता है, और इसीलिए ये एक प्रिंसिपल है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे एंटी कोलोनियलिज्म की। अब देखो, हमने खुद ने झेला है ये बात, हमको खुद को पता है, हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, राइट। तो इंडिया, दैट्स वाई इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस, और इसलिए हम यहाँ पे इसे अपोज करते हैं, कोलोनियलिज्म हो या फिर इंपीरियलिज्म हो। देखो आपको मीनिंग समझा देती हूँ। जब मैं कोलोनियलिज्म की बात कर रही हूँ ना, तो ये कब होता है, जब एक देश रूल करता है दूसरे देश के ऊपर। अगर कोई एक देश है दूसरे देश पे ऊपर रूल कर रहा है, उसे बोलेंगे हम कोलोनियलिज्म, कॉलोनी बना दी है इसको। पर जब मैं इंपेरियलिज्म की बात करती हूँ ना, मतलब ये हुआ कि जो बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है, पर वो डोमिनेट कर रही है किसी ऐसी कंट्री के ऊपर जो वीकर वन है, जो वीक है थोड़ी सी, तो वो हो गया इंपेरियलिज्म। अब इंपेरियलिज्म भी थोड़े मतलब डिफरेंट वेज में किया जा सकता है, जैसे कि चाइना करता है अपने पैसों के दम पे, राइट। तो उसे भी एक तरह से आप इंपेरियलिज्म का फॉर्म बोल सकते हो। समझ में आया, ठीक है। अब इंडिया फिर क्या सपोर्ट करता है, ये आपके दिमाग में आया होगा। इंडिया सपोर्ट करता है फ्रीडम मूवमेंट्स को। इंडिया, जब नेहरू जी ने भी नैम लाया था ना, उस समय भी इंडिया की जो लीडरशिप थी उन्होंने फर्मली स्टैंड लिया था, और उन्होंने यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट्स को सपोर्ट किया था, पर्टिकुलरली जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में चल रही थी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊँ तो इंडोनेशिया, मलेशिया, तुनिशिया, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया, ये सब एग्जाम्पल्स है। नामीबिया आपका अफ्रीका में आ जाता है, ठीक है, घाना और अल्जीरिया ये सब, ठीक है, तुनिशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये एग्जाम्पल्स है सारे। अब ये जो कंट्रीज है ये रूल्ड की जा रही थी कॉलोनियल पावर्स, जैसे कि आप सबको पता है ब्रिटिश, जो ब्रिटेन के लोग थे वो कुछ कॉलोनीज उनके अंडर थी, कुछ कॉलोनीज फ्रांस के अंडर थी, फिर हॉलैंड और पोर्तुगाल उनके अंडर भी थी। समझ में आया, तो ये सारे थी कंट्रीज। अब इंडिया ने इसके साथ साथ नियो कॉलोनियलिज्म और नियो जो इंपेरियलिज्म है उसे भी यहाँ पे अपोज किया है। नियो का मतलब क्या होता है, कोई फैंसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे ही NEO नियो लग जाता है, कॉलोनियलिज्म के सामने नियो लग गया, इंपेरियलिज्म के सामने नियो लग गया, मतलब ये हुआ कि ये मॉडर्न फॉर्म्स की बात कर रहा है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन थ्रू द इकोनॉमिक और द पॉलिटिकल कंट्रोल। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, चाइना का एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने, राइट। तो वो एक एग्जाम्पल है नियो इंपेरियलिज्म का, फाइन, ठीक है। अब देखो, हम एंटी रेशियलिज्म के बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। एंटी रेशियलिज्म में इंडिया ने रेस को देख के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी यहाँ पे अपोज किया है। रेशियलिज्म मतलब आप रेस देखते हो किसी इंडिविजुअल की। एग्जाम्पल के लिए अगर बताओ कि ब्लैक एंड वाइट, ये तो रेस है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने अपोज किया है। अब आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है, इसको हम कहते हैं, अब ये साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल है बाय द वे, इसको कहते हैं हम एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर कोई उस देश में ऑफिशियल रेस है उसे आप सेग्रीगेट कर देते हो,
जहाँ पे वाइट मेजॉरिटी रूल करती है, ठीक है। सो ऑफिशियल रेशियल सेग्रीगेशन वेयर वाइट मेजॉरिटी रूल द ब्लैक मेजॉरिटी, दैट इज व्हाट द एपार्थाइड। और यहाँ पे ये मूवमेंट भी चली थी साउथ अफ्रीका में, तो ये वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इंडिया के एक्शंस क्या रहे हैं यहाँ पे, इंडिया ने इसे सख्त तरह से यहाँ पे अपोज किया था। अब हम अभी भी अपोज करते हैं। इन्होंने जो इंडिया है उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे थे साउथ अफ्रीका के साथ। 1954 की बात है यहाँ पे, समझ में आया। और इन्होंने लिबरेशन जिम्बाब्वे में और नामीबिया में हुआ था उस टाइम पे, उसे भी सपोर्ट किया था। तो ये एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हो एंटी रेशियलिज्म में, इस तरह से हमने इसे सपोर्ट किया है। अब नॉन अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको वैसे बताया ही है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलता है। उसके बाद जो वर्ल्ड था इसको दो तरह से डिवाइड कर दिया था, कोल्ड वॉर के ब्लॉक्स बन गए थे। पहला तो ब्लॉक था कैपिटलिस्ट का ब्लॉक, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा था। और जो दूसरा ब्लॉक था उसको हम कहते थे कम्युनिस्ट ब्लॉक, जो कि चलाया जा रहा था यूएसएसआर के द्वारा। मतलब वहाँ पे बहुत सारे देश थे एक साथ यूएसएसआर में, आपको रशिया मिल जाएगा, ठीक है, फिर कजाकिस्तान वगैरह, ये सारे देश एक साथ थे, फिर वो टूट गए, वो तो अलग बात है। लेकिन यूएसएसआर के बारे में आपको एक समझ में आ गया होगा। अब इंडिया ने क्या किया, अब ये जो दो कंट्रीज है यूएसए और यूएसएसआर, उस टाइम पे ये क्या कर रहे थे, जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज है उनको बोल रहे थे कि नहीं, आप अपनी कंट्री में ना ये कैपिटलिज्म लाओ, डेमोक्रेसी लाओ, ये करो वो करो। तो उन्हें अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, ठीक है, क्रूड लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। और यूएसएसआर भी सेम चीज़ें कर रहा था कि अब मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, ऐसे। फिर वहाँ पे हमारी लीडरशिप ने क्या किया, इंडिया ने चूज किया नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब ये कि हम किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप अपना ब्लॉक अपने पास रखो, हमको ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे आते हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला कि वी विल नॉट हैव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम रख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी ने भी बोला कि नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, पहला तो ये है कि हम कोई भी नो मिलिट्री अलायंस, हम कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं रखेंगे किसी भी ब्लॉक के साथ, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूएसएसआर हो। हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस लेंगे, अपने आप से लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे सारी कंट्रीज के साथ, ये हमारी मर्जी है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट यहाँ पे। ये 3 पॉइंट तो आने ही चाहिए कम से कम, ठीक है। गोल क्या है, हमको ग्लोबल टेंशन को कम करना है और वॉर को प्रिवेंट करना है। तो आपको समझ में आ रहा है, इंडिया ने हिस्टोरिकली हमेशा ही कोशिश की है कि हम किसी वॉर में अपने आप को इंगेज ना करें, क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे इम्पॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, लैटर यही पर्टिकुलर जो चीज़ है, अभी तो यहाँ पे मैंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोला था, यहाँ पे तो अब तक ये नॉन अलाइनमेंट चल रहा था, फिर बाद में यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाता है NAM नाम में, मतलब जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसमें, ठीक है, वो तो अलग बात है वैसे। और अब इसमें जो पंचशील है, पंचशील तो आपको बहुत जगह पे आप यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स में। पंचशील मतलब क्या होता है, 5 प्रिंसिपल्स है पीसफुल को एग्जिस्टेंस के। क्या है ये पंचशील, सिंपल में पंच मतलब 5, तो 5 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। इन 5 प्रिंसिपल्स को यूज करके आप पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हो। अब इसका ओरिजिन हुआ था 1954 इंडो चाइना एग्रीमेंट में। अब इंडो चाइना जो एग्रीमेंट है 1954 का, वो बात करता है तिब्बत, वो तिब्बत के ऊपर था, ठीक है। ये साइन किया गया था हमारी लीडरशिप के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे और जो एनलाई थे, यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड थे। अब इन्होंने पंचशील को यहाँ पे साइन किया और 5 पॉइंट रखे। सबसे पहले इन्होंने बात की कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के, फाइन। दूसरी बात है कि हम अग्रेशन नहीं करेंगे। तीसरी बात है हम इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे आपके इंटरनल मामलों में, आपका अंदर का मामला है आप खुद ही सॉल्व करो, हम नहीं यहाँ पे अपनी वी विल नॉट पोक अवर नोज इन योर बिजनेस, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट देखेंगे हम, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखेंगे। तो ये 5 चीज़ें हैं। अब ये आप तोड़ मरोड़ के कहीं पे भी लिख सकते हो, राइट। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जैसे कि बर्मा, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इन्होंने भी इसे यहाँ पे अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे पंचशील और नॉन अलाइनमेंट आर इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस थेरी, ऐसे भी आप यहाँ पे कह सकते हो। फिर यहाँ एफ्रो एशियन बायस आ जाता है, या फिर एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी बोलो। यहाँ पे इंडिया
फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करता है सारी ऐसी कंट्रीज जिनके पास स्पेशल कंसर्न जो स्पेशल कंसर्न है फॉर द अफ्रो एशियन नेशंस। रीज़न बताती हूँ। देखो, जब हम एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, क्योंकि उनको भी कॉलोनाइज़ किया गया था, हमें भी कॉलोनाइज़ किया गया था, राइट। तो उनकी भी कुछ नीड है डेवलपमेंट कोऑपरेशन की, हमारी भी कोई नीड है डेवलपमेंट कोऑपरेशन की। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें शेयर कर रहे हैं, है ना। अब इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव फिर यहाँ पे लिए गए, जैसे कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस लाई गई 1947 में, फिर ये न्यू दिल्ली में हुई थी वैसे। फिर यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया गया इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस में। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस चली थी 1949 की बात है ये, ठीक है। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। अब इंडिया ने यहाँ पे रोल प्ले किए हैं। सार्क में इंडिया का रोल है, ग्रुप ऑफ 77 था, ग्रुप ऑफ 15 था, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन था, बीमस्टेक है, तो ये सारी चीज़ें फाइन। तो ये इंडिया इज समटाइम्स कॉल्ड द बिग ब्रदर बाय द नेबरिंग कंट्री। सो अब पर ये बिग ब्रदर की जो इमेज है ना, ये जब आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हो तब आप ये बोल सकते हो कि बहुत बार ये बैकफायर भी करती है, राइट। तो हाँ, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक है विद द कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, जहाँ पे 1949 में इंडिया ने ये डिसाइड किया कि वो कॉमनवेल्थ में रहेंगे, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में रहेंगे। कॉमनवेल्थ का वैसे मतलब क्या होता है, तो देखो वॉलेंटरी एसोसिएशन है ये, मतलब ऐसी कंट्री जहाँ जो मतलब ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुकी थी, ठीक है, उनका वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है। और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे सिम्बॉलिक हेड होता है। और ये वैसे अगर आप यहाँ पे इसके मेंबर बन जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी सॉवरेनिटी छीन गई है, ठीक है। इट डज़ नॉट अफेक्ट एनी कंट्रीज सॉवरेनिटी, इवन इंडिया सॉवरेनिटी। और इट डज़ नॉट अफेक्ट इंडिया बीइंग अ रिपब्लिक, ठीक है। तो क्योंकि मैंने रिपब्लिक का पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे सिम्बॉलिक हेड है, पर हम तो रिपब्लिक है, राइट, ठीक है। अब रीज़न क्या है मेंबरशिप के, अगर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बताओ तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ता है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ता है, कल्चरल रिलेशंस अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे होस्ट भी किया था न्यू दिल्ली में 1983 में कॉमनवेल्थ समिट को, तो ये सारी बातें यहाँ पे है। फिर हमारा सपोर्ट है यूएनए को। यूएनओ मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस। इन 1945 की बात है ये, इंडिया ने यहाँ पे इसे ज्वाइन किया था। इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स यूएन ऑब्जेक्टिव बाय द वे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ इंडिया के किसी रोल में, सारे एग्जाम्पल्स नहीं, बस 2-3 एग्जाम्पल ही आपको याद करने हैं। इंडिया ने यूज़ किया था यूएन प्लेटफॉर्म को, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म को कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म, ये जो रेशियलिज्म बताया मैंने आपको, टेररिज्म बताया है, इन सारी चीज़ों को अपोज करने के लिए। समझ में आया। अब इन्होंने हमारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के जो मिशंस होते हैं उसमें। इंडिया हमेशा यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म ग्रुप्स में काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे हेल्प किया है। और आप सबको पता होगा, अगर करंट की बात करूँ मैं, तो इंडिया हमेशा यहाँ पे डिमांड करता है कि हमें यूएनएससी में सीट चाहिए, परमानेंट सीट, राइट, जहाँ पे वीटो पावर्स है कंट्रीज़ की। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब नेक्स्ट बात आती है डिसआर्मामेंट की। डिसआर्मामेंट में इंडिया अपोज करता है आर्म रेस और डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करता है, फाइन। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि टाइप्स है, ठीक है। कुछ कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं और कुछ न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ठीक है। गोल क्या है, अगर आप डिसआर्मामेंट कर रहे हो, इसे सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि आप वर्ल्ड में पीस प्रमोट करना चाहते हो, टेंशन्स को कम करना चाहते हो, रिसोर्सेस को बचाना चाहते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो इंडिया ने प्रपोज किया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट समिट। न्यू दिल्ली में ही 1985 की बात है। तो न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हुई। इंडिया ने वैसे यहाँ पे याद रखना कि इंडिया ने यहाँ पे साइन नहीं किया है एनपीटी और सीटीबीटी को, ठीक है। 1996 और 19 ये जो एनपीटी है ना, ये 1968 में आई थी। रीज़न क्या है, देखो, दे आर कंसिडरेबली डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। क्योंकि देखो 5 कंट्रीज़ है यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज की जाती है एज अ, मतलब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है इन्हें कि ये न्यूक्लियर पावर है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है,
फिर हमारा रशिया आ जाता है, चाइना तो है ही, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है, ठीक है। तो ये दो तो याद करनी ही है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चाइना है, रशिया है, यूएसए है, फिर यूके और फ्रांस, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन दोनों के पास भी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है और ये जो 5 कंट्रीज है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की जाती है एज ए न्यूक्लियर पावर। और इंडिया बिलीव्स ऑल द कंट्रीज शुड हैव द इक्वल राइट्स। पर यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर इंडिया ने इसे साइन नहीं किया था। पर यहाँ पे अपडेट हुई है बाय द वे। अपडेट में ये याद रखना है कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट, अच्छा न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था, 1998 में कंडक्ट किया था, पोखरान 2 बोला गया था उसे, ये याद रखना है। और इंडिया अभी भी ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को, वैसे मतलब आपको ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि आप बोलोगे कि मैम अभी आप बोल रहे थे कि इंडिया यहाँ पे सपोर्ट करता है डिसआर्मामेंट को, फिर आप ये बोल सकते हो कि इंडिया तो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, 1998 में किया, इसलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया। इंडिया अभी भी कंटिन्यू करता है, इसे सपोर्ट करता है और इंडिया इज करंटली पुशिंग स्ट्रांगली ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म कि हमें रिफॉर्म चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे याद रखनी है आपको, फाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होती है, सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे, सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले तो ये आता है कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है। तो देखो, गुजराल डॉक्ट्रिन ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। पर्टिकुलरली ये है हमारी नेबरिंग जो कंट्रीज़ है, हमारे पड़ोसी देश, उनके लिए, ठीक है। इसे 1996 में लाया गया था आई के गुजराल जी के द्वारा, ठीक है, जो कि उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे इन द HD देव गौड़ा गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस समय गौड़ा जी की गवर्नमेंट थी और आई के गुजराल जी यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर थे। फिर बाद में क्या हुआ, आई के गुजराल उन्होंने अपने आप से ही वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, बहुत कम समय के लिए वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1997 से लेकर 1998, मतलब 1 साल के लिए ही यहाँ पे PM बने थे वो। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये मेनली फोकस करती है इंडिया के रिलेशंस कैसे होने चाहिए विद साउथ एशियन नेबरर्स, फाइन। तो यहाँ पे कोर आइडिया देख लेते हैं। कोर आइडिया क्या है डॉक्ट्रिन का, अब आपको पता है कि हमारा कंट्री इंडिया लार्ज है, बड़ा है, पावरफुल है साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं तब, सही बात है। बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इंडिया को बिहेव करना होता है थोड़ा सा जेनरस रह के, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रह के इनको बिहेव करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर हम ऐसे पकड़े कि ये साउथ एशिया है और अगर हमारा यहाँ पे इंडिया है तो ये बहुत बड़ा है, पावरफुल है, तो ऐसे बड़े हैं, ठीक है। तो अगर आप बड़े हो तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहोगे, आप ज़्यादा जनरस रहोगे एज़ कम्पेयर टू जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है यहाँ पे, उनके कंपैरिजन में, ऐसे आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। ये बात बोली थी इस डॉक्ट्रिन में, बेसिकली ये कोर आइडिया है, ठीक है। अब इसीलिए डॉक्ट्रिन ये कहता है कि इंडिया शुड गिव बेनिफिट्स और कंसेशंस टू स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज इवन इफ दे कैन नॉट गिव सम इन रिटर्न। इसीलिए हमने हमेशा कोशिश की है कि नेपाल को हेल्प कर सके, है ना, भूटान को हेल्प कर सके, बांग्लादेश को हेल्प कर सके, श्रीलंका को हेल्प कर सके। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कोर डॉक्ट्रिन में दिया हुआ है, राइट। तो ये प्लीज पॉइंट याद रखना, India should give benefits or concessions to the smaller neighboring countries even if they cannot give the same in return। तो ये जो प्रिंसिपल है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया यहाँ पे चीज़ें दे तो रहा है, हेल्प तो कर रहा है, लेकिन ये इक्वल रिटर्न को या फिर बेनिफिट को एक्सेप्ट नहीं करता है स्मॉल नेबरिंग कंट्रीज से। एग्जाम्पल, अगर इंडिया यहाँ पे ट्रेड बेनिफिट दे रहा है या फिर मदद प्रोवाइड करता है नेपाल या फिर भूटान को, इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल और भूटान से हम सेम तरह की हेल्प एक्सपेक्ट करें। समझ में आया? रीज़न क्या है? क्योंकि छोटी कंट्रीज़ है, हो सकता है कि उनकी इतनी कैपेसिटी ना हो जितनी इंडिया की कैपेसिटी है चीज़ों को रिटर्न करने की, राइट। तो ये यहाँ पे मेन बात है जिसे हम कहते हैं नॉन रेसिप्रोसिटी। अब ये जो पॉइंट है, जेनरस अप्रोच, कोर आइडिया, नॉन रेसिप्रोसिटी, ये आपके आंसर्स में आना चाहिए, ये टिप पे होनी चाहिए कीवर्ड्स, राइट।
फिर आप उसको एक्सप्लेन तो कर सकते हो सिंपल टर्म्स में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, राइट। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इस डॉक्ट्रिन का, कि हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस। हम फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ। क्यों? देखो जब हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे तब जो ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, उसे हम बिल्ड करेंगे। सही बात है। हम जो रीजनल टेंशन्स होती है आजू बाजू, उसे हम कम करेंगे। साउथ एशियन कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, उसे मजबूत करेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब वैसे अब जब हम रियलिटी में देखते हैं तो आप सबको तो पता है कि रियलिटी थोड़ी अलग है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, राइट। लेकिन आप इस तरह से मतलब अपने पॉइंट को नहीं रख सकते, ठीक है। यू मस्ट बी पॉजिटिव हियर। सो यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्रिन आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। अब 5 प्रिंसिपल्स है हमारे गुजराल डॉक्ट्रिन के भी। द डॉक्ट्रिन प्रोवाइड्स 5 गाइडलाइंस। किसके लिए? फॉर इंडियाज रिलेशन विद द नेबरर्स। अब सबसे पहला जो बात करता है यहाँ पे मैंने आपको बताया नॉन रेसिप्रोसिटी का विद स्मॉलर नेबरर्स। अब इसमें आपको ये याद रखना है जैसे कि कंट्रीज कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ये सारी यहाँ पे आ जाती है। इंडिया शुड गिव असिस्टेंस एंड कंसेशंस विदाउट एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी। मतलब इंडिया यहाँ पे गुड फेथ में और जेनरॉसिटी में रह के हेल्प करेगा और एक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग। दूसरे नॉन रेसिप्रोसिटी। दूसरी बात यहाँ पे की जाती है नो टेरिटोरियल यूज़ की। मतलब क्या हुआ? देखो कोई भी टेरिटरी यहाँ पे शुड नॉट बी यूज अगेंस्ट अनदर कंट्री। एग्जाम्पल के लिए अगर बताओ तो लेट्स से कि कोई टेररिस्ट ग्रुप है, ये किसी ए नाम की कंट्री में यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। अब टेररिज्म जैसे काम के लिए आपकी टेरिटरी यहाँ पे यूज़ नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? इससे ही रीजनल सिक्योरिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। पर हमको तो पता है पाकिस्तान में क्या होता है, राइट। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे नो टेरिटोरियल यूज़ का। दूसरी यहाँ पे बात है नॉन इंटरफेरेंस की। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, जैसे कि कंट्रीज यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। एग्जाम्पल के लिए बताओ कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। आप इंटरनल देखो बहुत सारी देखो ये हमेशा होता है कंट्रीज के अंदर ही, ठीक है। कंट्री के अंदर रह के ही ऐसे कोई ग्रुप्स होते हैं जो डिस्टर्बेंसेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप यहाँ पे सपोर्ट नहीं करोगे। ऐसे करके ही हम यहाँ पे सॉवरेनिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन 2 वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर बात आती है रिस्पेक्टिंग द इंटेग्रिटी। देखो हम यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनको अपना खुद का जो बॉर्डर्स है वो रिस्पेक्ट करना है। लेकिन आपको पता है क्या होता है यहाँ पे बॉर्डर्स का जब हम बात करते हैं तब हमेशा वो इस वैल्यू को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। सो बट स्टिल यहाँ पे बोला गया है कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है हम रिस्पेक्ट करेंगे बॉर्डर्स को, हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सके एक दूसरे के साथ। फिर बाद में हम बात करते हैं पीसफुल नेगोशिएशंस या फिर जो पीसफुल सेटलमेंट्स होते हैं। डिस्प्यूट अगर हो गया तो उसका सेटलमेंट तो करना पड़ेगा, पीसफुली करेंगे। लेकिन हम तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं साउथ एशियन कंट्रीज के बीच, इंडिया के बीच, इट शुड बी रिजॉल्व थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन। जैसे कि एक तो आप डायरेक्टली बात कर लो, सारी कंट्रीज आए यहाँ पे जिनके बीच झगड़ा चल रहा है, एक जगह पे बैठे बातचीत करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वायलेंस नहीं करेंगे लेकिन, और कोई तीसरा व्यक्ति आके यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं करेगा। फिर वो यूएसए हो, कोई भी कंट्री हो, वो हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसे हम कहते हैं नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। समझ में आया आपको? ठीक है। सो स्ट्रैटेजिक लॉजिक क्या है इस डॉक्ट्रिन के बीच? देखो गुजराल डॉक्ट्रिन ने ये एक्सप्लेन किया कि रीजंस क्या होनी चाहिए बिहाइंड द डॉक्ट्रिन, राइट। तो देखो अगर आपको रीजंस पर्टिकुलरली बताओ तो इंडिया ने हमेशा से ही 2 हॉस्टाइल नेबरर्स को फेस किया है। जब हम वेस्ट की बात करते हैं इंडिया के, वहाँ पे है पाकिस्तान, और जब हम यहाँ पे नॉर्थ की बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ की, तो वहाँ पे है चाइना। इसीलिए इंडिया को कंप्लीट पीस मेंटेन करना होता है हमारे बाकी के जो नेबर्स है बच्चे कुछ उनके साथ। अब इंडिया के किस किस कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस है? नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ ठीक है अच्छे,
अब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चीज़ें होती रहती है, लेकिन फिर भी। फिर श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव्स में भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ठीक है, मालदीव्स के साथ भी है। तो उस टाइम पे क्या होता था, अब देखो, जब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ ना, तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, इनके साथ अच्छे रिलेशंस तो थे ही। पर यहाँ पे जो पाकिस्तान और चाइना है, वो इजीली हम यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना इजीली यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना करे इस रीजन को। और अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो यही चीज़ हमारी कंट्री को, इंडिया को हेल्प करेगा कि हम रीजनल स्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो है इसे मेंटेन कर सके। फाइन। तो ये ज़रूरी है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना करें इस रीजन को। समझ में आया है? ठीक है। तो ये याद रखना आप कि गुजराल डॉक्ट्रिन इज़ नॉट अ फॉर्मल ट्रीटी। ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है, ये कीवर्ड आना चाहिए, ये दिमाग में रखो। ये फॉर्मल ट्रीटी नहीं है गुजराल डॉक्ट्रिन, ये एक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है। अप्रोच और ट्रीटी में फ़र्क है। ठीक है। प्लस ये मेनली इन्फ्लुएंस करती है इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी को। पर्टिकुलरली जब मैं लेट 1990s की बात कर रही हूँ तब की ये बात है। आज की अगर बात करूँ तो इंडिया यहाँ पे फॉलो करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, समझ में आया आपको? फाइन। अब यहाँ पे बात की जाती है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। अब देखो, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है ये पहले समझते हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये पहले तो है पॉलिसी। क्या है ये है पॉलिसी, जहाँ पे उस पॉलिसी में एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारी कंट्री है वो कब और कैसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेगी। समझ में आया? इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो आप शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज अ पॉलिसी दैट एक्सप्लेन्स व्हेन एंड हाउ अ कंट्री विल यूज अ न्यूक्लियर वेपन्स। सिंपल है, राइट। अब देखो, इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये एक्सप्लेन करती है कि इंडिया कब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेगी और उसे ऑथराइज कौन करेंगे। ठीक है, हु कैन ऑथराइज देयर यूज़। प्लस इंडिया की जो ओवरऑल न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है ये क्या होनी चाहिए। अब अगर मैं मेन प्रिंसिपल्स की बात करूँ इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, तो सबसे पहले ये बात करता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मतलब क्या होता है बताती हूँ। देखो, इंडिया का ये एम है कि हम क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर आर्सेनल रखें जिससे कि ये डेटरेंस क्रिएट कर सके। अब देखो, मीनिंग क्या होता है, क्रेडिबल का पहले मीनिंग समझाती हूँ। क्रेडिबल का मीनिंग हुआ कि जो बाकी की कंट्री है वो बिलीव करेंगी कि हाँ ठीक है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया यहाँ पे रिटालिएट कर सकता है, इंडिया जवाब दे सकता है। तो ये क्रेडिबल हुआ, राइट। मिनिमम का मतलब क्या होता है? मिनिमम का मतलब ये हुआ कि इंडिया विल कीप ओनली द नेसेसरी नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टॉक बना के नहीं रखेगा, क्योंकि देखो ये एक बात है, अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो ना तो आपने एक बार बना दिया, बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने एक न्यूक्लियर वेपन बनाया है तो उसको थ्रू आउट द ईयर्स आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, उसे चेक करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें करने में बहुत खर्चा आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन बनाना प्लस मेंटेन करना इज एक्सपेंसिव थिंग, इट इज डिफिकल्ट थिंग। ये तो वैसे एक डायमेंशन है ही, और आप सबको पता है कि कंट्रीज लाइक चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, ये सब इन्होंने मतलब पूरा स्टॉक पाइल बना के रखा है न्यूक्लियर वेपन्स का। तो उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, उसे मेंटेन भी करना होता है। पर इंडिया का ये है कि देखो, हम ऐसे नहीं हैं, हम मतलब ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को ऐसे जमा करके नहीं रखेंगे। वी विल कीप एज मच एज रिक्वायर्ड। फाइन। पर्पस क्या है? हमें डेटरेंस क्रिएट करना है। डेटरेंस, डिटर करना मतलब क्या होता है? डिस्करेज करना। डेटरेंस क्रिएट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? आगे वाले को डिस्करेज कर रहे हो आप, कि आप अटैक नहीं कर सकते। अगर आप अटैक करोगे तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, आपने यूज़ किया तो हम भी यूज़ करेंगे। तो वो डर क्रिएट करेगा आगे वाले के दिमाग में। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? सोचेगा, थोड़ा सा रुक जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे लिंक करो ईरान के साथ। ईरान के साथ क्या हो रहा है, यूएसए क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे इज़राइल का भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। इज़राइल कभी भी
ऑफिशियली ये नहीं बोलता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, राइट। अब आप सोशल मीडिया पे देखते हो हमेशा मीम चलती है नॉर्थ कोरिया की, किम जोंग उन की, जहाँ पे उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बट नो कंट्री डेयर, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोंट डेयर टू कॉज एनी हार्म, क्योंकि वो ना सोच मतलब बिना सोचे समझे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे पीस है। तो ये एक मीम चल रही है सोशल मीडिया में, ये आपको पता होगा। ये एग्जाम्पल मीम का मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको फिर चीज़ें और अच्छे से रिलेट हो जाएगी, समझ में आएगी, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी जो बात की जाती है वो है नो फर्स्ट यूज़ की, NFU। मतलब क्या हुआ, इंडिया यहाँ पे नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को रखता है। मीनिंग ये हुआ कि इंडिया विल नॉट यूज़ द न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट। आपको करना है, ठीक है, फाइन, हम खुद से नहीं, मतलब ऐसे ही हमको लगा, हमारा मन हुआ तो हमने बस यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वी विल नॉट यूज़ इट फर्स्ट। इंडिया विल ओनली यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स इन अ रिटेलिएशन इफ़, अगर इंडिया की टेरिटरी को आप अटैक करते हो न्यूक्लियर वेपन से, आपने एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लिया, फिर आप रेडी हो जाओ, हम भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। दूसरी बात, इंडियन आर्म फोर्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर अटैक्ड विद द न्यूक्लियर वेपन्स। तो हाइपोथेटिकली आप सोचो कि इंडिया की जो आर्मी के फोर्सेस थी वो यहाँ पे मालदीव्स पे थी, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और मालदीव्स पे पाकिस्तान ने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन डाल दिया, और उसमें हमारे आर्म फोर्सेस की जो जवान थे वो शहीद हो गए, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, आपको याद रहे इसलिए। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है। तीसरी बात यहाँ पे की जाती है मैसिव रिटेलिएशन की, जहाँ पे इफ इंडिया सफर्स न्यूक्लियर अटैक, ठीक है, इट्स रिस्पॉन्स विल बी मैसिव रिटेलिएशन। हमने तो सफ़र किया है लेकिन आपको मैसिव रिटेलिएशन मिलेगा उसमें। मीनिंग ये, इंडियाज काउंटर अटैक विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिस्ट्रक्टिव। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हम कर देंगे कि एनिमी यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल डैमेज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पर्पस क्या है, स्ट्रांगली हमें डिस्करेज करना है न्यूक्लियर अटैक्स को, क्योंकि आगे वाले को पता रहे कि नहीं, हम अगर यहाँ पे अटैक करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड एनी टाइम बाय एनी कंट्री, फाइन, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है सिविलियन कंट्रोल की, जहाँ पे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी काम करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है, बट द डिसीजंस टू यूज़ द न्यूक्लियर वेपन्स कैन नॉट बी टेकन बाय द मिलिटरी अलोन। सिर्फ मिलिटरी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेती है अपनी मर्जी से, यहाँ पे और प्लस सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे इन्हें अथोराइज कर सकती है। ये जो अथोराइजेशन होता है ये होता है NCA के थ्रू। NCA का मतलब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के थ्रू ये चीज़ें होती है। ये इंश्योर करती है कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहे न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। मतलब सिर्फ जो हमारी लीडरशिप है वही अपनी मनमर्जी से यहाँ पे काम ना करे, जो मिलिटरी है वो अपनी मनमर्जी से यहाँ पे काम ना करे। समझ में आया, डेमोक्रेटिक कंट्रोल को इंश्योर हम कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। तीसरी अच्छा, अब यहाँ पे 5th नंबर पे की बात आती है नॉन यूज अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। अब ये क्या है, इंडिया यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को ऐसे कंट्री के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे जिनके खुद के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। कितनी अच्छी बात है, USA को ये बात समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं। तो ये बात समझो, पर्पस क्या है, एनकरेज नॉन प्रोलिफरेशन एंड ग्लोबल ट्रस्ट, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात है यहाँ पे एक्सेप्शंस की। अब ये देखो एक्सेप्शंस कौन से हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक्स की। ये देखो एक एग्जाम्पल है, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, नहीं एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर इंडिया यहाँ पे कोई मेजर अटैक फेस करता है जहाँ पे किसी कंट्री ने, लेट से चाइना या फिर पाकिस्तान ने कोई बायोलॉजिकल या फिर केमिकल वेपन यूज़ किया है इंडिया के ऊपर, तो इंडिया कीप्स द ऑप्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिटेलिएशन, कि आपने ऐसे कैसे बायोलॉजिकल या फिर केमिकल वेपन्स हमारे ऊपर यूज़ कर लिया, नाउ अब हम यहाँ पे आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग ये कि इंडिया कुड रिस्पॉन्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स इवन इफ द न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट यूज्ड फर्स्ट, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि हम पहले तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया तो फिर देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्शन फ्रॉम आवर साइड, राइट। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे की जाती है कंट्रोल ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे इंडिया मेंटेन करता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अब हम एज अ कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर
टेक्नोलॉजी है वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा इस टेक्नोलॉजी को या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इंडिया यहाँ पे प्लस ये बात करता है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इन FMCT नेगोशिएशंस में, जहाँ पे फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है ये एक तरह से, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने की इंडिया बात करता है। और यहाँ पे ये कंटिन्यू करते हैं चीज़ें, अगर कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हो रही है वहाँ पे भी। मीनिंग ये हुआ कि इंडिया अपने आप से वॉलंटरीली स्टॉप करना चाहता है न्यूक्लियर टेस्टिंग सिंस 1998। फाइन, तो ये एक रियलिटी भी है, ठीक है। हमने अपने एक्शंस के थ्रू भी ये बात बताई है दैट इंडिया हैज़ वॉलंटरीली स्टॉप द न्यूक्लियर टेस्टिंग सिंस 1998। 1998 में कौन सी हुई थी वो मैंने आपको ऊपर बताया है। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है कमिटमेंट टू डिसआर्मामेंट की, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया सपोर्ट करता है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड को, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। यहाँ पे क्या है, इसे सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, पर इंडिया ये भी चाहता है कि अगर हम ग्लोबली देखें तो ये चीज़ हो। फाइन, तो मीनिंग की जितनी भी कंट्रीज़ है ये भी यहाँ पे कोशिश करे कि वो उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये इक्वली यहाँ पे एलिमिनेट हो। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि अच्छा एज अ कंट्री बस आप यहाँ पे एलिमिनेट करो, फिर बाकी की जो कंट्रीज़ है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली एलिमिनेट करो ना, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है उनके पास है न्यूक्लियर वेपन, सब एलिमिनेट करेंगे एक साथ, बस यही यहाँ पे बात है। अब मैंने आपको ऊपर बात बताई थी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के, उसके थ्रू जाके यहाँ सारी चीज़ें होती है, ये मैंने आपको बताया था, जिसे हमने कहा था NCA। अब इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन है ये कौन कंट्रोल करता है, अगर किसी स्टेटमेंट में पूछ ले तो याद रखना कि न्यूक्लियर कंट्रोल अथॉरिटी है जो यहाँ पे इसे कंट्रोल करता है, इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को। अब इनके दो काउंसिल्स है। पहली जो काउंसिल है इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल काउंसिल, जहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये अगर आपका किसी स्टेटमेंट में पूछ ले तो ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसे बोले कि हु इज़ द, या फिर स्टेटमेंट में ऐसे बोले कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द पॉलिटिकल काउंसिल अंडर लेट्स से न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, तो आपको बोलना है येस इट इज़ ट्रू, ठीक है। और ये ऐसी एकलौती बॉडी है, इट इज़ ओनली बॉडी दैट कैन ऑथराइज द यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो ये ज़रूरी हो जाती है, आपको याद रखनी, पॉलिटिकल काउंसिल कहते हैं इसे। अब ये इंश्योर करता है कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी है ओवर द न्यूक्लियर डिसीजंस ये मेंटेन हो सके। दूसरी यहाँ पे बात की जाती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, जहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कौन होते हैं? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये भी आपको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो याद रख लेना, ठीक है। ये दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फंक्शन क्या है इनके? ये एडवाइस और इनपुट प्रोवाइड करेंगे और लेट्स से यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे डिसीजंस जो पॉलिटिकल काउंसिल के द्वारा लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट याद रखना कि इंडिया का जो ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये अनाउंस हुआ था 2003 में, ठीक है, आफ्टर 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। और इंडिया ने फिर कंटिन्यू किया है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। डिबेट्स हुई है जितनी भी, उसके थ्रू बार बार हमने ये बात बोली है कि वी हैव दिस नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। इंडिया ने यहाँ पे अपनी न्यूक्लियर ट्रायड भी मेंटेन किया हुआ है, लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स, ये सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो सके, मतलब लेट्स से कि न्यूक्लियर वेपन हमारा सबमरीन में है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी रखा हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे पास अगर पानी के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन है तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी हो जाती है। समझ में आया? इसलिए हमने यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रायड को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो न्यूक्लियर ट्रायड मतलब 3, क्या क्या आएगा? लैंड, ज़मीन के ऊपर तो लैंड बेस्ड मिसाइल्स है, फिर हवा में एयरक्राफ्ट, और फिर पानी में सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स, ऐसे याद रखना है। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, ये देखो सेंट्रल एशियन पॉलिसी के बारे में। अब यहाँ पे इंडिया का क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, व्हाट इज़ द कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। इसमें इंडिया ने इसे लॉन्च किया था 2012 में। अभी देखो आपके लिए तो करंट अफेयर्स रेलेवेंट है, लेकिन आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। जो हिस्ट्री है उसके ऊपर हम PhD नहीं करेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए,
तभी चीज़ें फ्लो में समझ में आएगी। अब पर्पस क्या है इसका? वही सेम कि हमें इंडिया के रिलेशन जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ उसे स्ट्रांग बनाना है, एक्सपांड करना है। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ मतलब कौन सी? जैसे कि लेट्स से आपको पता होगा कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़, ये सब होती है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। अब ये जो कंट्रीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जब आप कंट्रीज़ देखते हो ना, वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज बहुत सारी है, प्लस इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इन 3 चीज़ों के लिए हमारे लिए ये सेंट्रल एशियन पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं नेचर के बारे में बात करूँ पॉलिसी के, तो पॉलिसी ब्रॉड बेस्ड है। मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग एरिया में रह के अपने कोऑपरेशन को मेंटेन करती है। मतलब कि हम अलग अलग एरिया जैसे कि पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बना के रखेंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी करेंगे हम लोग, प्लस कल्चरल रिलेशंस को भी मेंटेन करेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आप बाकी के आंसर्स में भी लिख सकते हो। पॉलिटिकल रिलेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कल्चरल रिलेशंस, ये कीवर्ड कहीं पे भी लिख सकते हो। अब सो इट इज़ नॉट ओनली अ डिप्लोमेसी बट ऑल्सो ट्रेड, एजुकेशन, सिक्योरिटी और पीपल टू पीपल रिलेशंस। पीपल टू पीपल रिलेशंस ये भी एक कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम पॉलिटिकल विजिट्स, या फिर आप ये बोल सकते हो पॉलिटिकल रिलेशंस की। इंडिया को ये इंडिया का हमेशा ही वैसे एम होता है कि हमको अपने खुद की जो रिलेशंस है ये मजबूत करने हैं थ्रू हाई लेवल विजिट्स। मतलब ये हुआ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू विजिट किया जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री में, और फिर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ाया जाएगा जिससे विश्वास भी बढ़ सके। फिर बात आती है स्ट्रैटेजिक प्लस सिक्योरिटी कोऑपरेशन की, जिसमें हम इंडिया जो है यहाँ पे सिक्योरिटी की जो मैटर्स है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। जैसे कि आप मिलिट्री की ट्रेनिंग करो उस कंट्री के साथ, जॉइंट रिसर्च कर सकते हो किसी एरिया में, टेररिज्म को काउंटर कैसे करना है इसमें आप कोऑपरेशन दिखा सकते हो। तो सेंट्रल एशिया इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म अफेक्ट द रीजन। प्लस यहाँ पे मल्टीलैटरल कोऑपरेशन या फिर इंगेजमेंट की बात चलती है, जहाँ पे इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ काम करना चाहता है थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बोले तो एससीओ का एग्जाम्पल दे सकते हो, जहाँ पे है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी है यहाँ पे, और कस्टम यूनियन है। ठीक है, इन तीनों का जब भी सेंट्रल इंडिया की बात आएगी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात आएगी, तब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें तो आनी ही चाहिए मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो पॉलिसीज़ या फिर कोऑपरेशन होता है इसे कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। फिर एनर्जी पार्टनरशिप की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सेंट्रल एशिया से ऑयल, ठीक है, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज ये सब लेते हैं। अब इंडिया इस रीजन को कैसे देखता है पता है? एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनर। पर्पस क्या है? हम हमारी खुद की इंडिया की कंट्री की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसे सिक्योर कर सके, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पे उसे हमें अच्छे से एक्सेस मिल सके फ्यूचर में भी। फिर बाद में बात आती है मेडिकल कोऑपरेशन की। अब देखो ये जो कीवर्ड्स है ना यही याद होने चाहिए, इसको फिर आप बाद में एक्सपांड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, जैसे कि पॉलिटिकल विजिट, स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। आपको लग सकता है कि ये बहुत जनरल वर्ड है, बहुत जनरल कीवर्ड्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही होते हैं कीवर्ड्स, सिंपल कीवर्ड्स होते हैं, यही आपके आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं, राइट? तो ये आपके टिप पे होने चाहिए। बात क्या बताई मैंने आपको? मेडिकल कोऑपरेशन की, जहाँ पे हम हेल्थ केयर को एक एरिया के जैसे सेपरेट एरिया ऑफ कोऑपरेशन देख रहे हैं। इंडिया यहाँ पे अपने आप से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर पार्टनरशिप, फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन, ये सारी प्रोवाइड की जाती है। फिर बात आती है हायर एजुकेशनल कोऑपरेशन की, जहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है ये ज़्यादा चीप है एज मतलब कंपैरिजन में अगर देखा जाए, सो इट इज़ चीपर कंपेयर टू द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़। और इसीलिए इंडिया चाहता है कि ये हेल्प कर सके सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटीज़ को इन बिश्केक वैसे किर्गिस्तान की कैपिटल है, तो वहाँ पे हेल्प करना चाहता है टू क्रिएट द सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी। गोल क्या है? हम एजुकेशनल कोऑपरेशन को और स्टूडेंट एक्सचेंज को यहाँ पे प्रोवाइड करना मतलब एनहांस करना चाहते हैं। फिर बात आती है सेंट्रल एशियन ई नेटवर्क की, जहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है कि वो डिजिटल नेटवर्क को
क्रिएट कर सके जिसमें हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इंडिया के साथ कनेक्ट करेंगे। समझ में आया? तो इस नेटवर्क में हम टेली एजुकेशन या फिर टेली मेडिसिन, ये 2 कीवर्ड याद रख लो, ठीक है, ये भूलना नहीं है। टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन और जो मेडिकल सर्विसेज होती है थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड की जाएगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है, जहाँ पे इंडियन कंपनीज जो है वो मदद करेंगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में। जैसे बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बिल्डिंग्स आती है, रोड्स आती है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं वो आते हैं। तो इंडियन कंपनीज आर नोन फॉर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एट द कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। तो इसमें हम यहाँ पे और बहुत स्कोप है और इसे हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, राइट। फिर लैंड कनेक्टिविटी की बात आती है, जिसमें एक मेजर चैलेंज है। मेजर चैलेंज क्या है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, पर्टिकुलरली इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच। इंडिया वैसे इसके ऊपर काम कर रहा है, अगर किसी ने भी पूछा तो ये आपके टिप पे होना चाहिए। इसे हम कहते हैं INSTC, मतलब क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है इंडिया को सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ। पर्पस क्या है, हमारा ट्रेड रूट और कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके। तो अब आपको INSTC का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम बैंकिंग प्रेजेंस की, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी कंट्री की आप बात कर लो। फिर करंटली अगर हम बात करें बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सेंट्रल एशिया में, ये लिमिटेड है, ठीक है, ये ट्रूथ है, ये चैलेंज है। अब इंडिया यहाँ पे सजेस्ट ये करता है कि जो इंडियन बैंक्स है वो एक्सपांड करें अपनी पॉलिसीज़ को। तो वो अलाउ करता है कि अब अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं, तो फिर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कोऑपरेशन में हेल्प होगी। सही बात है। फिर बात आती है एयर कनेक्टिविटी की। एयर कनेक्टिविटी में इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे इंप्रूव कर सकती है डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। बेटर एयर कनेक्टिविटी हो सकती है, फिर टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, है ना। फिर पीपल टू पीपल टाइज तो ये इंपॉर्टेंट होती ही है, या फिर पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस कॉन्टैक्ट्स बोल लो, जिसमें हम ये क्या करता है, ये कंसिडर करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को। अब कंट्रीज़ यहाँ पे एक्सचेंजेस को प्रमोट करती है, जैसे कि स्कॉलर्स, अकेडमिक्स, ठीक है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, यूथ, ये सारी चीज़ें। अब पर्पस क्या है, बेटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। ये कीवर्ड्स धड़ 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 यहाँ पे आने चाहिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज में। समझ में आया? फाइन। अब देखो बॉर्डर स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे जिसमें बात ये है कि जो पॉलिसी है ये फिट होती है इंडियाज लार्जर स्ट्रैटेजी ऑफ द एंगेजमेंट इन यूरेशिया। अब देखो ये रिलेट करता है इंडियाज़ के रिलेशन, जैसे कि इंडिया के रिलेशन है रशिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया बिलीव करता है कि पार्टिसिपेशन इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने SCO के ऊपर देखा था, अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं SCO में, तो ये इंडिया के लिंक स्ट्रॉन्ग करेगा विद दैट ऑफ द सेंट्रल एशिया। अब आपको पता है कि रशिया के खुद के उनके कंट्री के लेवल पे बहुत सारे रिलेशंस है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, चाइना भी रिलेशनशिप रखता है, राइट। तो इस तरह से हम भी मेंटेन कर रहे हैं चीज़ों को। अब देखो इंडिया यहाँ पे SCO के लिए बारे में, अब मैं बात कर ही रही हूँ SCO के बारे में, तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि SCO में यहाँ पे इंडिया फुल मेंबर बना था 2017 में, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है SCO को। और जो INSTC का कॉरिडोर हमने यहाँ पे देखा ना, इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो INSTC कॉरिडोर है ये अभी भी डेवलप हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। और जो सेंट्रल एशिया है ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए। ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल भूलनी नहीं है जब भी हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तब। फाइन। अब इंडिया की है यहाँ पे कुछ एशिया स्पेसिफिक पॉलिसीज़, क्योंकि हमको साउथ एशिया के एशिया स्पेसिफिक एंगेजमेंट बढ़ानी है, इसे भी मजबूत करना है। फाइन। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की इंडिया की, जहाँ पे देखो ओरिजिन की अगर बात करूँ इस पॉलिसी के, तो इंडिया पहले क्या करता था, इंडिया अब ये वाली नहीं है, इंडिया की पहले की जो पॉलिसी है उसके बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पे ये बात करते थे लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। इसे स्टार्ट किया गया था 1992 में। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, ठीक है, उनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था
लुक ईस्ट पॉलिसी को। अब ये इस पॉलिसी का एम क्या है, ये मेनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली आसियान की जो नेशंस है उसमें। अब आसियान के ऊपर बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक यूपीएससी का फेवरेट ही है, तो ये पता होना चाहिए। अब फिर ये जो चीज़ है ये चेंज हुई 2014 में, हमने ये चेंज किया जब मोदी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, तब उन्होंने यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को रिप्लेस करके, यहाँ मतलब रिप्लेस नहीं बोलूँगी लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे लाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी से क्या बना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब ये हुआ कि पहले इंडिया यहाँ पे मेनली, आप ऐसे कह सकते हो, अर्लियर इंडिया वॉज मेनली लुकिंग फॉरवर्ड ईस्ट एशिया। अब क्या हो रहा है, इंडिया यहाँ पे एक्टिवली एंगेज कर रहा है और एक्टिवली कोऑपरेशन कर रहा है इन कंट्रीज़ के साथ। अब जो पॉलिसी होगी ये ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगी, स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड होगी, ये यहाँ पे इसका मीनिंग था। तो अभी हमें समझना है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो क्या है। लुक ईस्ट पॉलिसी अब पुरानी हो चुकी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम फोकस करते हैं एशिया पैसिफिक एक्सटेंडेड नेबरहुड को, जिसमें पॉलिसी ये फोकस करती है कि इंडिया का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है एशिया पैसिफिक रीजन में, हम ऐसा क्या करें कि ये स्ट्रांग बने। ओरिजिनली पॉलिसी मेनली सिर्फ इकोनॉमिक थी, फिर हमने इस पॉलिसी में बहुत सारे डायमेंशंस लाए, जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल डायमेंशन लाया गया, तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन करो, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन करो, कल्चरल कोऑपरेशन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म लाइए। अब मीनिंग ये है कि इंडिया हमेशा इंटरैक्ट करता है इन कंट्रीज़ के साथ। अब इंटरैक्शन कैसे होता है अगर मैं बात बोलूँ तो फॉर्मल यहाँ पे मीटिंग्स की जाती है, एग्रीमेंट्स साइन किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ पे बातचीत की जाती है। इस तरह से हम अपने इंटरैक्शन को बढ़ाते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये जो पॉलिसी होती है ये स्ट्रांगली इंडिया एशियन पार्टनरशिप को प्रमोट करने के ऊपर फोकस करती है। अब ये जो कोऑपरेशन है ये इंडिया की डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि डोमेस्टिक इनिशिएटिव जैसे आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है डेवलपमेंट के रिलेटेड, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ट्रेड की बात चल रही है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ आप अर्बन रिन्यूअल के बारे में बात कर सकते हो, ये पॉइंट कोई लिखेगा नहीं। आप स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात कर सकते हो, मेक इन इंडिया है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे। तो ये बातें मीनिंग ये है कि इंडिया वांट्स आसियान कंट्रीज टू इन्वेस्ट एंड कोऑपरेट इन इंडियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। समझ में आया, ये सारे चीज़ें हैं। तो ये कोऑपरेशन करके हम कनेक्ट करेंगे इंडिया की डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स के। अब यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का, मेन ऑब्जेक्टिव ये समझ लो कि हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना है, ये तो है। कल्चरल रिलेशंस हमने ये ऊपर भी देखा था, ये आप हर कंट्री में लिख सकते हो, ये कॉमन ही पॉइंट है, ये हर एक कंट्री में आएंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना, ठीक है, कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पे एनहांस करना, ये सारी चीज़ें। अब इंडिया यहाँ पे एंगेज करता है कंट्रीज़ के साथ 3 लेवल के ऊपर। पहले तो आपको पता होगा यहाँ पे बायलैटरल लेवल के ऊपर इंडिया किसी कंट्री के साथ एंगेज करता है। दूसरे लेवल पे आता है हमारा रीजनल लेवल, जहाँ पे कोऑपरेशन किया जाता है ग्रुप्स के साथ, जैसे कि आसियान हो गया, तो आसियान यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है रीजनल लेवल की एंगेजमेंट का। फिर मल्टीलैटरल लेवल भी होती है। मल्टीलैटरल लेवल में आप यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एंगेजमेंट करते हो। फाइन, अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। देखो, जब हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं ना इंडिया की, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलरली इस पॉलिसी को लेके। क्यों? क्योंकि देखो, इट एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये आपके एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा लाइन, बहुत अच्छी पॉइंट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारी कंट्री का, ये गेटवे है किस किस के बीच, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच। तो पॉलिसी क्या करेगी, हम कैसे पॉलिसी रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, इसे यहाँ रखेंगे, आसियान रीजन को यहाँ पे प्रायोरिटी में रखेंगे। इससे हम ट्रेड, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, अब उसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें करेंगे। प्लस मैंने आपको बताया कल्चरल टाइज हमको यहाँ पे मेंटेन करने हैं। अब कल्चरल के साथ साथ सिविलाइजेशनल टाइज भी आ जाते हैं। अब देखो, इंडिया
कि अगर हम एंशियंट कल्चरल कनेक्शंस देखें साउथ ईस्ट एशिया के साथ, तो वो यहाँ पे हेल्प कर सकती है कल्चर में। ये पॉइंट तो आपका आना ही चाहिए। जैसे कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म या फिर जो हिंदू कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ था, तो जो पॉलिसीज़ है ये हेल्प मतलब ट्राई करती है कि हम रिवाइव कर सके ये सारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस को, जिससे कि पीपल टू पीपल रिलेशन भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सके। अब कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए आसियान कंट्रीज़ के साथ, तो मेजर फोकस रहता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किसी भी कंट्री के साथ अगर मजबूत है तो कनेक्टिविटी मजबूत होनी ही है। जैसे कि हमने सिर्फ स्पेशल एफर्ट्स लिए हैं जिससे कि हम हमारी कंट्री का, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसे कनेक्ट कर सके, और आसियान कंट्रीज़ को यहाँ पे प्रायोरिटी में रखा जाता है। बेटर कनेक्टिविटी मतलब क्या? ईजियर ट्रेड होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज और अच्छे से होंगे। समझ में आ रहा है अभी कनेक्टिविटी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस कितना है यहाँ पे। इकोनॉमिक इंगेजमेंट है। इकोनॉमिक इंगेजमेंट में इंडिया यहाँ पे आसियान कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील्स के थ्रू इसे इंक्रीज करना चाहता है। अब यहाँ पे वैसे आसियान इंडिया एग्रीमेंट है ट्रेड के ऊपर, ट्रेड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके ये जो आया था 2015 की बात है जब इसे यहाँ पे लाया गया था। ये इंडिया और जो 7 आसियान कंट्रीज है उसके ऊपर लागू होता है। पर्पस है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कोऑपरेशन को बढ़ाना है। स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी की जाती है। अब ये पॉइंट आप हर एक जगह पे लिख सकते हो। स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी में आप यहाँ पे काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने की बात करना, या फिर जो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी होती है उसे यहाँ पे मेंटेन करने की बात करना। मैरीटाइम सिक्योरिटी तो है ही। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी ऑफ सी रूट्स, ठीक है, या फिर ओशियंस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज को इग्नोर नहीं किया जाता है। जब आप अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाते हो तब इंटरनेशनल लॉज को कंसिडर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पैसिफिक रीजन स्ट्रैटेजिकली भी ग्लोबली क्रूशल है, और इसलिए हमारा प्रेजेंस वहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझ में आया? आपको अभी समझ में आ गया होगा। जैसे ही ईरान इजराइल यूएसए के झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज उसे ब्लॉक किया गया है, इसलिए हमारी कंट्री में सिलेंडर की स्टॉक शॉर्टेज हो रही है। समझ में आ रहा है कि पानी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी ऑफ सी, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन रहे। सिक्योरिटी ऑफ सी, मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या आता है? सिक्योरिटी ऑफ सी रूट्स, ओशन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज। फाइन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अभी। ये पॉइंट याद रखना कि पॉलिसी जो अभी की बात कर रही हूँ मैं, ये फोकस करता है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। सिर्फ एशिया पैसिफिक हम नहीं रहे हैं, हमने एक्सपांड किया है, हम ब्रॉडर सोच रहे हैं अब। मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वैसे यहाँ पे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे है, ठीक है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे सबसे पहले इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे है, और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी है। तो आसियान की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ, इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, तो इस तरह से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड स्टडी विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।